हेलो, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए लेकर चलते हैं आज की क्लास में हम लोग। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है ना? तो आज की क्लास में हम लोग लेकर चलते हैं सेल बायोलॉजी का सेकंड टॉपिक, सेकंड चैप्टर। मतलब सेकंड चैप्टर या सेकंड क्लास, मतलब हम सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ने वाले कुल मिलाकर। और कुछ बातें यहाँ पर हुई थी, जैसे अगर हम बात करें ना, तो एक दो मैसेज आए थे जिसमें पीपीटी में कुछ गलतियां थी, उसके बारे में आए थे। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो लोग नोट्स बना रहे हैं वो जो हैंड रिटेन है उससे बना लीजिएगा, और जो पीपीटी से भी आपको बनाना है, लेकिन अगर कहीं पर कुछ मिस्टेक है तो उसको आज मैं सुधार देता हूँ। अजय, हर्ष, सौरभ, जयशंकर जी, हाँ, राहुल है, विजयकांत है, नारायण जी है, सभी का वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए लेकर चलते हैं आज के सेशन में। मैं एक बात यहां पर बताया था कि 1854 इसमें एक गड़बड़ी थी, और 1855 ये 54-55 का ही समय रहा है, ठीक है। और यहां पर देखिएगा, यहां पर देखिएगा एक गड़बड़ी आपको यहां पर मिलेगी। 1881 में केंद्र की खोज यहां पे लिखा है, वो 1831 में है, ठीक ना, 1831 में। बाकी यहाँ पे सिद्धांत सही लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर चलिए यहाँ से शुरुआत करेंगे। सभी लोग क्लास में जुड़ गए हों तो आज की शुरुआत की जाए। चलिए, शुरुआत करते हैं मेरे भाई। आइए, कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपको ऐड करानी है। तो यहाँ तक हो गया है। मैं एक जीव द्रव्य में गलती मिली है, और वो जीव द्रव्य में जो गलती मिली है ना, वो कहाँ पे मिली है? कोई मैसेज किया हुआ था। वो गलती ये थी कि जीवद्रव्य की खोज परकिंजे कहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो जहां परकिंजे लिखा हुआ है वहां पे ये बात समझ के लिखी गई है कि डुजार्डिन नहीं दिए होंगे तो परकिंजे का नाम लेंगे, ठीक है ना। कल की क्लास को आप देखिएगा तो वहां पे हमने पहले बोला है कि जीवद्रव्य की खोज जो है यहाँ पे, हाँ, जीवद्रव्य की खोज किसने की थी? परकिंजे ने की थी। अगर डुजार्डिन नहीं दिया है तो आप परकिंजे को चुनेंगे, अगर दिया है तो आप डुजार्डिन को चुनेंगे, ठीक ना। जीवद्रव्य की खोज की बात कर रहा हूं, प्रोटोप्लाज्म की खोज की। ये सारी चीजें हमने कल पढ़ाई हुई है। तो अगर प्रोटोप्लाज्म की खोज की बात करता है तो खोज आपको डुजार्डिन ही बतानी है, डुजार्डिन ही, ठीक है। और नाम किसने बताया था? नाम तो नाम दिया था परकिंजे ने, या पुरकिंजे आप बोल सकते हैं। तो नाम दिया था, लेकिन अगर ये ऑप्शन में ना हो, फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर डुजार्डिन ऑप्शन में ना हो, यहाँ पे खोज परकिंजे दिया है, ठीक ना, डुजार्डिन विकल्प में न हो तब, ये नाम था, हम विकल्प में न हो तब, अगर डुजार्डिन विकल्प में न हो तो इसको चुनिएगा, ओके, ठीक है। हाँ, बाकी सब आप जानते हैं। चलिए, और तीसरा, इसको जीवन का आधार हक्सले ने कहा था। तो ये वो चीजें हैं जहां पे आपको समस्या आ रही थी। हमारी कोशिश रहती है कि आपकी जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, उसको भी पूरी तरह से हैंडल किया जाए कि कोई दिक्कत ना हो। वो टेलीग्राम पे मैसेज, टेलीग्राम ग्रुप पे सभी जुड़ चुके हैं ना? टेलीग्राम ग्रुप पे जो लोग नहीं जुड़े हैं उनसे बता दें, आपको जुड़ना है अभिषेक सर एमडी क्लासेस पर। कहाँ जुड़ना है? आपको इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना है। अभिषेक सर एमडी क्लासेस में ए शायद कैपिटल है, ठीक ना, लेकिन वैसे ओके, इसी पे जुड़ सकते हैं आप। चलिए आगे चलते हैं।
सबसे पहले आज कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है और उन्हीं इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करेंगे हम। आज हम इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपसे कुछ बातें बोलेंगे और आप बताते चलिएगा। जैसे पहला पॉइंट, अगर हम आपसे पूछे सबसे बड़ी कोशिका कौन है, सबसे बड़ी कोशिका, जवाब दीजिएगा। सबसे बड़ी कोशिका किसे कहते हैं? सभी लोग जवाब दीजिए। लार्जेस्ट एग किसे कहेंगे? लार्जेस्ट एग किसे कहेंगे? सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? सबसे बड़ी कोशिका, थोड़ा और बढ़ना। ओके भाई, क्या नाम है? राकेश। ठीक है, थोड़ा और बड़ा कर देता हूं। ठीक, बताइए। अगर हम आपसे पूछे सबसे छोटी कोशिका किसे कहेंगे? सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, स्मॉलेस्ट सेल के नाम से कौन जाना जाएगा? स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटी कोशिका। और सबसे बड़ी कोशिका, आपने सही बताया कि सर यहाँ पे ऑस्ट्रिच एग होगा। ऑस्ट्रिच एग का मतलब होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा ये होता है। ठीक है, और सबसे छोटी कोशिका जिसको हम बोलते हैं PPLO, इसको कहते हैं, इसको कहते हैं प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या होगा? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं माइकोप्लाज्मा गैलिस, हाँ, माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टम, इसी का नाम है ये भी इसी का नाम है। ओके, ठीक है, यहां पर गैलीसेप्टिकम, गैलीसेप्टिकम 1 माइक्रोमीटर का होता है। ये माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, इसी का नाम है माइक्रोप्लाज्मा या माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। ये हो गया सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? चले आगे। अब आगे चलते। अब यहां पे देखिएगा, पूछा है मृत कोशिकाओं को नेफ्रोसिस कहते हैं। बिल्कुल सही है। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा और सबसे बड़ी कोशिका में शुतुरमुर्ग दिया। शुतुरमुर्ग थोड़ा लिखा गलत था, तो यहाँ पे 3 ही 4 पॉइंट दिया, लेकिन हम आपको सारे पॉइंट कराते हैं। आइए अगले पॉइंट के तरफ चलते हैं। अगले पॉइंट के तरफ चलते हैं और उस पॉइंट को लिखते हैं। अब यहां पर आता है कि मानव में सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका। ठीक है, चलिए अगर हम आपसे पूछे कि मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मानव में सबसे लंबी कोशिका, मानव में या ऐसे भी सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो आपको यही चुनना पड़ेगा। इसको भी यहां पे लिख दे। सबसे लंबी कोशिका एक ही है। ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो आप इसको कर लीजिएगा। लॉन्गेस्ट सेल, अगर ऐसे पूछा जाए कि पूरे पृथ्वी पर जीवों में, समस्त जीवों में, तो भी सबसे लंबी कोशिका के तौर पर न्यूरॉन ही आता है। न्यूरॉन सबसे लंबी कोशिका क्या है? न्यूरॉन है।
और मानव में पूछ रहा है, मानव में सबसे लंबी कोशिका, तो भी न्यूरॉन आएगा। आप जान रहे हैं। लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन, मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका क्या होगी? तो मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होगी। क्या होगी? न्यूरॉन। तो मनुष्य में भी सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन है। और यहां पर मामला आएगा, मानव में सबसे बड़ी कोशिका क्या होगी? बताइए। लार्जेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन, लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन, किसको चुनेंगे? मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका के तौर पर आप किसको चुनेंगे? बताइए, एक जवाब आना चाहिए, सभी को आना चाहिए। सबसे बड़ी कोशिका मनुष्य में कौन सी है? अंडाणु। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका एग है, एग, अंडाणु है। ठीक। अच्छा, सबसे छोटी कोशिका पूछता है तो क्या कहेंगे? मानव में सबसे छोटी कोशिका, स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन। तो मानव में सबसे छोटी कोशिका पूछता है तो एक जवाब होता है शुक्राणु। लेकिन शुक्राणु किस में पाया जाता है? मेल में। स्पर्म किस में पाया जाता है? मेल में। ठीक है, तो ये तो मेल में पाया जाता है। तो अगर पुरुष में पूछे तो भी, और ऐसे सबसे छोटी कोशिका पूछे तो भी, ये अगर न दे तब आपको बताना है सेरिबेलम की ग्लियल कोशिका एक होती है। सेरिबेलम की कौन सी कोशिका होती है? ग्लियल नहीं, ग्रेन्यूल सेल होती है एक। सेरिबेलम की ग्रेन्यूल कोशिका होती है। हो गया। चलिए आगे चले। आगे ये हो गया। अब आगे चलते हैं हम लोग। ये हो गया सेल के बारे में, और सेल से जुड़ी हुई चीजें हमने आपको बताई। अब यहाँ पे आज यहाँ तक आ जाएंगे। अब आपको हमको हमने आपसे कहा था कि सेल के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें एक आप प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में होगा। ठीक है, याद करिए, कल हमने कहा था कि याद दिला दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले कोशिका कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। तो चलिए आइए बात करते हैं। सेल, सेल यानी कोशिका जीवन की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई दो प्रकार की होती है। आप भी कॉपी में लिख लीजिए, इधर और उधर। यानी इधर आपको लिखना है प्रोकैरियोटिक सेल और उधर लिखना है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल। हिंदी में भी मेरे भाई प्रोकैरियोटिक को हम प्रोकैरियोटिक ही लिखते हैं, प्रोकैरियोटिक, और यूकैरियोटिक को हम यूकैरियोटिक ही लिखते हैं। अब यहां पर एक शब्द आता है, क्या शब्द आता है जानते हैं? यूकैरियोटिक का मतलब होता है ट्रू न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक का क्या मतलब होता है? मतलब होता है ट्रू न्यूक्लियस।
माने ऐसा जो सेल होता है जिसमें सत्य कोशिका पाई जाती है, सत्य कोशिका। इसका क्या मतलब होता है? प्रिमिटिव न्यूक्लियस, प्रिमिटिव। अच्छा, प्रिमिटिव न्यूक्लियस का क्या मतलब होता है? प्रारंभिक। इसको आप अब प्रिमिटिव न्यूक्लियस में नो न्यूक्लियस, इसमें कोई भी न्यूक्लियस ही नहीं होता, नो न्यूक्लियस। केवल जेनेटिक मटेरियल जो होता है वही पड़ा रहता है। जेनेटिक मटेरियल आपका क्या रहता है? पड़ा रहता है ना। राइट साइड कट हो रहा है। अच्छा, अब देखिए कैमरे कैमरा थोड़ा गड़बड़ सेट है क्या? एक मिनट देखो। अच्छा, कुछ गड़बड़ नहीं सेट है, वो कुछ है नहीं बेटा, बस इतना ही है, ठीक है, ओके। अच्छा, मैं देख लूंगा, कैमरे का सेटअप देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए आगे चले ना, एक एक करके बात करें। चलिएगा, अब एक एक करके बातें हम लोग करते हैं। सबसे पहली बात यहां पर आएगी कि यहां पर क्या होगा। यहां पे न्यूक्लियस कैसा होगा? न्यूक्लियस का मतलब होता है केंद्रक। केंद्रक यहां पर विकसित होगा। यहां पर केंद्रक कैसा होगा? डेवलप्ड होगा। डेवलप्ड का मतलब होता है विकसित। केंद्रक कैसा है भाई? यहां पर विकसित है, ठीक है। अच्छा, यहां पर न्यूक्लियस कैसा है? तो यहां पर केंद्रक है ही नहीं, अभी आपने देखा ऊपर, यहां पर केंद्रक अनुपस्थित है नहीं। केंद्रक यहां पर क्या है? अविकसित है, अनुपस्थित है, अनुपस्थित है, एब्सेंट है, ठीक है ना, अनडेवलप्ड। ओके, कोई डाउट तो नहीं? आगे चले। दूसरा चलते हैं कि इसका शेप कैसा होगा, इसका आकार कैसा होगा, शेप। तो शेप देखिएगा, इसका जो शेप है, आकार है, आकार वो 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक है। और इसका जो आकार है 10 माइक्रोमीटर से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक है। तो दोनों के शेप देखिए, इसका ज्यादा छोटा है, उसका बड़ा है। एक और आता है राइबोसोम के बारे में, तो आप बताइए प्रोकैरियोट में कैसा राइबोसोम पाया जाता है? प्रोकैरियोट में राइबोसोम कैसा होता है? तो प्रोकैरियोट में 70s राइबोसोम, बोल दीजिए कैसा राइबोसोम है? प्रोकैरियोट में 70s राइबोसोम है। और यूकैरियोट में कैसा राइबोसोम है? 80s राइबोसोम है। यूकैरियोट में कैसा राइबोसोम है? 80s राइबोसोम है। प्रोकैरियोट में कैसा राइबोसोम है? 70s। और यूकैरियोट में कैसा है? 80s। अगर इसी 70s राइबोसोम के बारे में कहें तो ये 70s दो भागों में बटा होता है। एक को हम कहते हैं 50s और एक को हम कहते हैं 30s। एस जो है, एस को हम क्या कहते हैं? सीडरबर्ग यूनिट कहते हैं। जब प्रोटीन पढ़ाएंगे तो इसको दोबारा बताएंगे, प्रोटीन जब पढ़ाएंगे तो दोबारा बताएंगे, अभी परेशान न होइएगा। 50 और 30 जोड़ने पर 80 होता है, लेकिन 70 लिखते हैं, एस सीडरबर्ग यूनिट होती है, जिससे आप, हाँ बिल्कुल, यहां पर 60s और 40s होता है। कितना होता है? 60s और 40s।
ये 80s राइबोसोम यहाँ पे पाया जाता है, राइबोसोम 70s, यहाँ पे 80s पाया जाता है। यहाँ पे जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है। डीएनए कैसा होता है? सर्कुलर। सर्कुलर का मतलब होता है वृत्तीय। और यहां पर कैसा होता है डीएनए? यहां पे लीनियर होता है, रेखीय होता है। तो यहां पे रेखीय होता है और यहां पे सर्कुलर होता है। 70 के बाद एस लिखे, क्या लिखे हैं इसमें? क्या नहीं पढ़ पा रहे हैं भाई? 70s होता है, एस, यस, 70s हो गया। उसका साइज देखिए, हर एक चीज की साइज मापने के लिए कोई एक तरीका होता है। वैसे राइबोसोम का साइज जो नापते हैं ना, उसको हम कहते हैं कि प्रोकैरियोट में 70s टाइप का राइबोसोम होता है। अब आप इसके पीछे के रिसर्च में नहीं जाएंगे, ठीक है? हाँ बिल्कुल, हाँ 60 प्लस 40 100 होना चाहिए, बिल्कुल विवेक जी। अब ये देखिए, ये आपका 60 है और ये आपका 40 है। अलग करेंगे, ये ऐसे है और ये ऐसे। इसको 60 कहे, इसको 40 कहे। जब दोनों आके मिल गए तो यहां पे ओवरलैप है, ये हटा देना पड़ा। तो 60 और 40 जोड़े तो 80 हो गया। किनारे किनारे जोड़िए, बीच में ओवरलैप एरिया होती है, ओवरलैप एरिया होती है। क्या होती है? ओवरलैप एरिया होती है। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे एक और सेल के बारे में बताएं, कोशिका के बारे में। तो यहाँ पर कोशिका कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कोशिका कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक को हम कहते हैं प्लांट सेल, पादप कोशिका। एक को हम कहते हैं जंतु कोशिका, प्लांट सेल और एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल, पादप कोशिका और जंतु कोशिका, है ना? ओके, चले आगे। प्लांट सेल और एनिमल सेल। ठीक है, बहुत छोटी सी चीजें हैं, आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले प्लांट में हम बात करते हैं सेल वॉल की। सेल वॉल का मतलब होता है कोशिका भित्ति। तो प्लांट में बताइए, कोशिका भित्ति उपस्थित है कि अनुपस्थित? प्लांट में कोशिका भित्ति है कि नहीं है? तो प्लांट में कोशिका भित्ति प्रेजेंट है, उपस्थित है। तो प्लांट में कोशिका भित्ति उपस्थित है, प्रेजेंट है, और यहां पर एब्सेंट है। यहां पर अनुपस्थित है, एब्सेंट है, कोशिका भित्ति नहीं है। जहां उपस्थित है, यहां सेलुलोज की बनी हुई है। किसकी बनी है? सेलुलोज की बनी हुई है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अगर हम वैक्यूल की बात करें, वैक्यूल का मतलब होता है रिक्तिका। तो यहां पे जो रिक्तिका होती है ना, वो लार्ज होती है, बड़ी, और बड़ी होती है और केंद्र में होती है, बड़ी केंद्र में। तो जो बड़ी रिक्तिका होती है, इन सेंटर लिख देंगे, ठीक है। और यहां पर रिक्तिका लार्ज वैक्यूल एब्सेंट।
बड़ी रिक्तिका अनुपस्थित है, छोटी रिक्तिका पाई जाती है। इसमें स्मॉल वैक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है, छोटी रिक्तिका पाई जाती है, याद रहेगा, प्लस का मतलब प्रेजेंट है। ओके, चलिए अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अगला ऑप्शन ये है, क्लोरोप्लास्ट की बात हम करेंगे, हरित लवक की बात करेंगे। तो यहां पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट यहां पर उपस्थित। क्लोरोप्लास्ट की हिंदी क्लोरोप्लास्ट ही होती है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक ना। ठीक है, और यहां पर क्या होगा भाई, क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है। उपस्थित, ठीक है भैया, ठीक है हर्ष, दोबारा समझा देते हैं, पहले ये वाला लिख लो। क्लोरोप्लास्ट यहां उपस्थित है और क्लोरोप्लास्ट यहां पर अनुपस्थित है, अनुपस्थित है, एब्सेंट, एब्सेंट, ठीक है। तो आपने देखा यहां पर सबसे ज्यादा याद रखने वाली बात ये तीनों की है। ये तीनों आपके प्लांट सेल में उपस्थित हैं और केंद्र में है, लेकिन ये एनिमल सेल में नहीं है। एक बात आती है सेंट्रियोल की। सेंट्रियोल हम कहते हैं, या सेंट्रोसोम, तारक काय को कहते हैं। सेंट्रोसोम हम किसको कहते हैं, तारक काय। और तारक काय कहां पाया जाता है, यहां पर एब्सेंट है, यानी प्लांट सेल में नहीं पाया जाता, और यहां पर प्रेजेंट है, उपस्थित है, उपस्थित। और ये करता क्या है, कोशिका विभाजन में मदद। ये कोशिका सेल डिवीजन में हेल्प करता है, हेल्प इन सेल डिवीजन। दूसरी बात, ये ऑटोट्रॉपिक है, ये स्वपोषी है। और ये हेट्रोट्रॉपिक है, विषमपोषी है। क्यों, क्योंकि इसके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है, तो ये अपने भोजन के लिए दूसरे पे निर्भर होगी। अब बात समझिए पूरी तरह से, क्या बातें समझनी है आपको। क्या हो गया, प्लांट सेल में सेंट्रोसोम रहता है कहाँ, दोनों नहीं होता, ठीक है, अच्छा ओके ठीक। हाँ बिल्कुल रिपीट कर रहे, आइए देखिए एक बात समझ लीजिए, प्लांट सेल और एनिमल सेल क्या है। तो एनिमल सेल जो होते हैं विषमपोषी होते हैं, अपना भोजन दूसरे पर निर्भर करते हैं। इसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है, कोशिका भित्ति क्या होती है, अनुपस्थित होती है। तो सबसे बड़ी बात दूसरी आती है कि वैक्यूल नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस केंद्र में ही होता है। तीसरी बात आप देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट इसमें अनुपस्थित होता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। तो न सेलवाल है, न ही इसके पास लार्ज वैक्यूल है, और न ही इसके पास क्या है, न ही इसके पास आपका क्लोरोप्लास्ट है। सेंट्रोसोम इसके पास है, एनिमल सेल के पास सेंट्रोसोम है, ठीक है, तारक का है, जो क्या करता है भाई, सेल डिवीजन में मदद करता है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, स्वपोषी, अपना भोजन खुद बनाते, ये अपना भोजन खुद नहीं बनाते। अब देखिए कुछ लोगों ने कहा सर प्रोकैरियोटिक को भी समझा दीजिए।
प्रोकैरियोटिक जब जीवों का विकास हो रहा था तो सबसे शुरुआत में जो जीव पैदा हुए वो प्रिमिटिव नेचर के थे, वो विकसित नहीं थे, अल्प विकसित थे। तो जो अल्प विकसित जीव थे उनमें केंद्रक नहीं था, उसमें क्रोमोसोम एक न्यूक्लियाइड के तौर पे उनके जीव शरीर में पाया जाता है, प्रिमिटिव। और प्रोकैरियोट के बारे में अगर कहें तो प्रोकैरियोट का उदाहरण हमने आपको बिल्कुल एनिमल किंगडम में देना था, मैं इसको बता ही देता हूं यहीं पे। मोनेरा होता है, मोनेरा, मोनेरा में बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये सारे के सारे बैक्टीरिया यहीं पे जो जीवाणु होते हैं वही होते हैं बस, ठीक है। और इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस नहीं होता, इसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। शेप इसमें 0.1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर होता है, इसमें 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर होता है। राइबोसोम यहां पर 70s होता है और साथ में 50s और 30s इसके सब यूनिट है, इसको हम सब यूनिट कहते हैं। ये सब यूनिट है और यहां पर ये दो सब यूनिट है, सब यूनिट। तो 80s राइबोसोम यहां पाया जाएगा, 80s राइबोसोम, और 70s राइबोसोम किस में पाया जाएगा, प्रोकैरियोट में, और 80s राइबोसोम आपका किस में पाया जाएगा, यूकैरियोट में। और इसके दोनों के सब यूनिट दिए जाएंगे। डीएनए यहां पर सर्कुलर होता है, सर्कुलर, और यहां पे डीएनए आपका रेखीय होता है, डीएनए आपका रेखीय होता है, लीनियर होता है, और यहां पे डीएनए आपका सर्कुलर होता है, यही अंतर है, ठीक है। ओके, क्लियर है, सारे के सारे बैक्टीरिया, बिल्कुल। तो ये आप समझ गए ना, आगे चले। अब हमको पढ़ना है कोशिका के अंग, कोशिका के अंग पढ़ना है। अब इस कोशिका के अंग में क्या क्या आता है इसके बारे में देखते हैं। अगर हम आपसे पूछे कि सेल में क्या क्या पाए जाते हैं तो आइए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। सेल, तो किसी भी कोशिका में ना क्या क्या चीज पाई जाती है, आप भी थोड़ा मदद करिए और हम भी कोशिश करते हैं क्या होगा। तो सेल में दो चीजें पाई जाती हैं, एक तो सेल के पास सेल वॉल पाई जाती है, सेल वॉल, इसको कोशिका भित्ति कहते हैं। तो सेल में सबसे बाहर आउटर मोस्ट होती है, सबसे बाहर होती है। तो कोशिका में सबसे बाहर क्या होती है, सेल वॉल होती है। अब ये आउटर मोस्ट किस में होगी, तो प्लांट में होगी, फंजाई में होगी, इन सभी में होगी, एनिमल में नहीं होगी। एनिमल में सबसे बाहर आपकी ये नहीं पाई जाएगी सेल वॉल, एनिमल में सबसे बाहर आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाएगी, ठीक है। चलिए दूसरी बात, ठीक है, दूसरी बात क्या है आपके पास यहां पर सेल में दूसरा क्या पाया जाता है, तो दूसरा पाया जाता है आपका, जिसको हम सेल वॉल के अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं, पहले आप पढ़िए प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य। अब इस प्रोटोप्लाज्म में क्या पाया जाता है, जीव द्रव्य में, इसकी चर्चा करते हैं। तो इस प्रोटोप्लाज्म में भी यहां पे अगर बंटवारा किया जाए तो एक पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन, क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। इसी को हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या बोलते हैं इसी को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन का मतलब होता है कोशिका झिल्ली, या इसी को हम प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। तो
आप जानते हैं प्लांट कोशिका में ये दूसरी सबसे बाहरी परत है और जंतु कोशिका में ये सबसे बाहरी परत है। तो जंतु कोशिका की सबसे बाहरी परत कौन सी है? प्लाज्मा झिल्ली। जंतु कोशिका की सबसे बाहरी परत क्या है? प्लाज्मा झिल्ली। तो सबसे बाहरी परत, ठीक है, सबसे बाहरी परत। अब देखिए सबसे बाहरी, एक तो सेल वॉल हो गया, सेल वॉल हो गया, अब ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है, क्या हो गया? सेल मेम्ब्रेन हो गया। अब देखिए बीच में प्लांट सेल है तो एक बड़ा सा वैक्यूल आप देख रहे हैं, यहां पर न्यूक्लियस किनारे हो गया, प्लांट में न्यूक्लियस किनारे होता है। तो प्लांट में सबसे बाहर सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन, और फिर यहां पर आप देख रहे हैं कि बड़ा सा लार्ज वैक्यूल, साइटोप्लाज्म और बाकी जो फलाना जो भी है यहां पर दिख रहा होगा। अब यहां पर आप सेल मेम्ब्रेन देखें तो सेल मेम्ब्रेन के अलावा यहां पर क्या दिखेगा? आपको सेल ऑर्गेनेल्स दिखेगा। सेल ऑर्गेनेल्स का मतलब होता है कोशिकांग। क्या होता है? कोशिकांग। और दूसरा आपके पास होता है साइटोप्लाज्म, जिसको हम कहते हैं कोशिका द्रव। साइटोप्लाज्म मतलब क्या हो जाता है? कोशिका द्रव, ठीक है। तो अब ये जो सेल ऑर्गेनेल्स है ना, ये साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, और इसी सेल ऑर्गेनेल्स में आपके बड़े और सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं? आइए इनके बारे में देखते हैं। एक तो पाया जाता है न्यूक्लियस, एक पाया जाता है माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया, एक पाया जाता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, लाइसोसोम, एक पाया जाता है गोल्जी बॉडी, ठीक ना, एक पाया जाता है राइबोसोम। ये मुख्य है। इसके अलावा भी सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल्स, बहुत सारे और भी छोटे छोटे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर की बात करें तो इस न्यूक्लियस में पाया जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसको कहते हैं केंद्रक, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली। और क्या पाया जाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक द्रव। और क्या पाया जाता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, और पाया जाता है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, केंद्रिका पाई जाती है। कुछ छूटा हो तो थोड़ा बता दीजिएगा। केंद्रिका सर सेल मेम्ब्रेन प्रोटोप्लाज्म का पार्ट है, हाँ जीव द्रव्य का पार्ट है, प्रोटोप्लाज्म का पार्ट है। सेल विदाउट सेल वॉल प्रोटोप्लाज्म है। प्रोटोप्लाज्म में बस कोशिका भित्ति नहीं होती है, बाकी सब होता है। तो अगर कोई पूछे प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है तो आप कहिएगा कोशिकांग, कोशिका द्रव, प्लाज्मा झिल्ली, ये सब होता है। अब प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म में सेल मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन लिपिड की बाई लेयर होती है, हम लोग कल पढ़ेंगे। साइटोप्लाज्म आप लिक्विड जैसा स्ट्रक्चर होता है। कोशिकांग में न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गाल्जी बॉडी और राइबोसोम, ये सारी चीजें होती है। बिल्कुल, ये कोशिकांग है, और इसी में न्यूक्लियस, जिसको ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, ये सारी चीजें इसके तहत आती है, इसके अंदर पाई जाती है, ठीक है। तो सबसे पहला अगर हम बात करें तो कोशिका भित्ति होती है, प्लांट में यह सेलुलोज की बनी होती है। प्लांट में यह किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। तो अगर हम आपसे पूछें कि प्लांट में, प्लांट यानी पादप हो गया, पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होगी? तो सेलुलोज और हेमीसेलुलोज। किसकी बनी होगी?
तो प्लांट में सेलुलोज अथवा हेमी सेलुलोज की बनी। लेकिन अगर यही हम बात करते हैं फंजाई में, कवक में, तो फंजाई में किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, काइटिन की। और आगे क्या है मेरे भाई, अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में किसकी बनी होती है? जीवाणु में किसकी बनी होती है? तो जीवाणु में बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकान की। पेप्टाइडोग्लाइकान की, ठीक है। तो ये सबके बारे में हमने बताया कहां पर किसकी बनी होती है, ठीक है। हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर जी प्लांट की कोशिका भित्ति परमिएबल होती है। बिल्कुल, कोशिका भित्ति जिनकी भी है परमिएबल होती है। कोशिका भित्ति क्या होती है? पारगम्य होती है। कोशिका भित्ति होती है पारगम्य, परमिएबल। और किसके लिए परमिएबल है? तो ये परमिएबल है सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के लिए, विलायक के। लेकिन बड़े चीजें नहीं जा सकती, छोटी चीजें जा सकती, विलेय और विलायक दोनों जा सकते हैं, लेकिन इससे छोटे छोटे विलेय जाएंगे, ठीक ना। ठीक, बात समझ में आया? तो आपसे क्या कहा गया कि प्लांट क्या है? सेलुलोज और हेमी सेलुलोज का बना हुआ। फंजाई किससे बना हुआ? काइटिन का। और बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किसकी बनी है? पेप्टाइडोग्लाइकान की। तो बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकान की। और एनिमल के पास कोई भी सेल वॉल नहीं है, एनिमल के पास नो सेल वॉल, कोशिका भित्ति अनुपस्थित है, कोशिका भित्ति अनुपस्थित है। कोशिका भित्ति कैसी है? अनुपस्थित। ओके, ठीक है। तो चलिए ये बातें हो गई। कल हम लोग कोशिका भित्ति के आगे हम लोग कल से प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, और देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं? बायोलॉजी के बाद फिजिक्स चलेगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। ओके, थोड़ा हिंदी नहीं, पूरा हिंदी। हाँ, ओके। तो चलिए आगे चलते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ाते हैं तो फिर दिक्कत किस बात की है? दोनों मिक्स ही करके पढ़ाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आपकी बातें नहीं, देखिए सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता। जैसे कुछ लोगों के मैसेज है कि सर लिखने दीजिए, अगर हम आपको लिखने दें तो आप खूब और स्लो हो जाए। जितना हम स्लो होंगे आप उतना ज्यादा स्लो होंगे। तो क्योंकि हाँ बिल्कुल, जब भी आप देखेंगे, आप ऑफलाइन क्लास में भी देखेंगे, तो ऑफलाइन क्लास में भी होता क्या है कि टीचर जब बोलता है तो कुछ बच्चे हमेशा पीछे रहते हैं। सारे बच्चे एक साथ एक स्पीड से लिख पाना बड़ा मुश्किल है। वो बहुत अच्छा बैच होता है जिसमें सभी लोगों की स्पीड एक होती है। तो ठीक है, आप लोगों की स्पीड अभी बायोलॉजी है, ठीक ना। तो बायोलॉजी में जहां पर हम पीपीटी नहीं दे रहे थे, जहाँ पे हैंड रिटेन था, वहां पे आप जानते हैं कि वहां पे सभी लोग बराबर आ रहे थे, ठीक है। कौन से बैच में केमिस्ट्री की वर्कशीट नहीं पढ़ी है राजू नायक जी? बैच बताइए अपना, कौन सा बैच है आपका? प्रोटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में केवल, साइटोप्लाज्म में केवल द्रव होता है, केवल लिक्विड होता है। और प्रोटोप्लाज्म जो तो कल का टॉपिक है ना, प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य है जिसमें कोशिका भित्ति के अलावा जीवन की समस्त क्रियाएं जहां पर होती हैं उसी को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। जिसमें हम प्लाज्मा झिल्ली ले लिए, कोशिका द्रव ले लिए, कोशिकांग ले लिए। प्रोटोप्लाज्म का मतलब वो है जहां पर इंटरेक्शन हो रहा है, जहां एक कोशिका दूसरे क्रिया कोशिका के साथ काम करती है। एएलपी में बेटा केमिस्ट्री का वर्कशीट नहीं पढ़ा है? एक बार जाके देख लेना, केमिस्ट्री की वर्कशीट तो अपडेट करा दी थी। केमिस्ट्री की वर्कशीट एएलपी में बताएं, अपडेट नहीं हुई है क्या?
अच्छा रोशन जी, ठीक है, बोल देंगे। अच्छा, ठीक है। देखिए अब अलग अलग सवाल आने लगे। जब आपके सवाल हम लेते हैं तो उस समय देखिए, कुछ लोग पूछ रहे गिरगिट का रंग बदलता है। बिल्कुल, गिरगिट का रंग भी बदलेंगे। वो जंतु प्लांट किंगडम जब पढ़ाएंगे तो वहां पे होगा, ठीक है। प्लांट किंगडम जब पढ़ाएंगे वहां पे होगा, ठीक है। एकदम आप घबराइए नहीं, सारी चीजें होंगी। एक ही पहले ही चैप्टर में आप सब कुछ नहीं ना जान जाएंगे, धीरे धीरे हम लोग जानेंगे। यहाँ से जुड़ी हुई जो सवाल आप पूछ रहे हैं वो सारी बातें, नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, अब ये सवाल ये हमसे पूछने वाला है, ये तो आप अपने दोस्त मित्रों से पूछ लेंगे तो पता चल जाएगा। बता दो भाई लोग क्या होगा। सब में होता है, हर एक जीव में होता है। हाँ, ठीक है। ओके, तो चलिए आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। हाँ, जो लोग कह रहे एएलपी का फॉर्म कब भरा जाए, बिल्कुल सर। एसआई सर फॉर्म कब भरना है, देखिए फॉर्म तो भरना जरूरी है, क्योंकि मान लीजिए जैसी स्थिति आ रही है, बड़ी दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, बच्चों के हक में कैसे क्या किया जाए, ऐसा नहीं हो सकता था, ठीक है। फॉर्म आप भर दीजिए। हाँ, बहुत ज़्यादा दिन वेट ना करिएगा, ठीक है। एग्जाम से 10 दिन, लास्ट डेट से 5 6 7 दिन पहले भर दीजिएगा सभी लोग, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन के लिए। ओके। सब जल्दी, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैथ भी आपकी जल्दी शुरू हो जाएगी। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच सभी को।